हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने इंट्रॉपी स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में इंट्रॉपी के बेसिक्स टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे रिवर्सिबल के लिए इंट्रॉपी चेंज क्या होगा, इरिवर्सिबल के लिए इंट्रॉपी चेंज क्या होगा। अब आज के सेशन में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। और यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम। इंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इन ए रिवर्सिबल साइकिल। इन ए रिवर्सिबल साइकिल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में सिस्टम का इंट्रोपी चेंज कितना होगा। ओके, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे, फिर इरिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर साइकिल मत लिखिए, यहाँ पर प्रोसेस। हम लोग रिवर्सल प्रोसेस के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे। ओके, तो देखिए माय डियर, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप यदि एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं तो वहां पर तीन केसेस होगा। फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि सिस्टम में हीट ऐड किया गया होगा। सेकेंड केस में ये हो सकता है कि सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा होगा। एंड थर्ड केस आपका एडियाबैटिक हो सकता है। तो आइए हम लोग वन बाय वन तीनों केस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ओके, सो हमारा केस वन होगा हीट एडिशन। हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन दैट मीन्स हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट को ऐड किया है। ठीक है, तो जब भी किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में आप हीट ऐड करेंगे तो फिर उस सिस्टम के लिए इंट्रोपी चेंज क्या होगा। ओके, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हमें यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखना है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये होता है टी क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल। फॉर रिवर्सिबल। ओके, अब यहाँ पर देखिए जैसा कि बोला गया है कि हीट ऐड हो रहा है सिस्टम में। जब सिस्टम में माय डियर हीट ऐड होता है तो डी क्यू आपका पॉजिटिव होगा। जब भी आप सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो डी क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा होगा तो डी क्यू आपका निगेटिव हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो टेम्परेचर क्या हो सकता है, ये टेम्परेचर माय डियर किस में है, ये है केल्विन में। टेम्परेचर इन केल्विन मैंने आपको बताया था कि यदि कैपिटल टी लिखा हुआ हो तो दैट मीन्स वो केल्विन में शो करेगा, वो वैल्यूज केल्विन में शो करेगा। और स्मॉल टी लिखा हुआ है दैट मीन्स वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में है। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हमें डिसाइड करना है। ये हमें डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आइए माय डियर, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए मान लीजिए माय डियर, ये आपका सोर्स टेम्परेचर T1 है, ये आपका हीट इंजन, एंड दिस इज योर T2 सिंक टेम्परेचर। इस हीट इंजन में हीट ऐड हो रहा है Q1, यहाँ पर वर्क इनपुट W मिल रहा है एंड हीट रिजेक्शन Q2 मिल रहा है। सो अगर ये इंजन रिवर्सिबल हो, क्योंकि हमने रिवर्सिबल के लिए यहाँ पर बात किया है ना, तो अगर ये इंजन रिवर्सिबल होगा तो इस इंजन का एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे 1 माइनस टी टू बाई टी वन। 1 माइनस टी टू बाई टी वन करके हम लोग इस रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी निकालते हैं। बहुत अच्छी बात। यदि मैं आपको बोलूं इफ अगर T2 0 केल्विन हो जाए, अगर T2 का वैल्यू 0 केल्विन हो जाए दैट मीन्स
सिस्टम से हीट रिजेक्शन जिस टेम्परेचर पर हो रहा है, अगर वो टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर आप अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन्स 100%। एफिशिएंसी आपका 100% हो जाएगा माय डियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायोलेशन है। मैंने बताया था आपको, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का कहना है कि किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, चाहे वो रिवर्सिबल ही क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स violation of KP statement, Kelvin Planck statement, Kelvin Planck statement। यानी माय डियर फ्रेंड, हीट रिजेक्शन जिस टेम्परेचर पर हो रहा है वो टेम्परेचर आपका 0 केल्विन कभी नहीं हो सकता है। T2 कैन नेवर बी 0 केल्विन। ओके, आप बोलेंगे ठीक है सर, टेम्परेचर 0 केल्विन भी नहीं हो सकता है, टेम्परेचर 0 केल्विन भी नहीं हो सकता है। ओके, क्या निगेटिव हो सकता है? आइए देख लेते हैं। अगर इफ T2 इज नेगेटिव, अगर T2 आपका नेगेटिव हो गया माय डियर, देन तो फिर इस इंजन का एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे? तो एफिशिएंसी क्या है? 1 माइनस T2, 1 माइनस T2 बाई T1 है ना। अब आप खुद सोचिए, ये T2 माय डियर क्या है? नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी अब आप इसे कैसे लिखेंगे? 1 प्लस T2 बाई T1। तो 1 में T2 बाई T1 का जो वैल्यू होगा कुछ तो आएगा, समथिंग 0.3 0.4 कुछ भी तो आ सकता है ना। तो यानी यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो क्या पॉसिबल है ये? विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आप यही कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो वो टेम्परेचर कभी भी 0 नहीं हो सकता है और निगेटिव भी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो टेम्परेचर इन केल्विन, ये केल्विन बोलना पड़ेगा जी। टेम्परेचर इन केल्विन कैन नेवर बी, कैन नेवर बी 0 केल्विन और लेस देन 0 केल्विन, और लेस देन 0 केल्विन। ये याद रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है वो अगर केल्विन में आप बात कर रहे हैं तो वो 0 केल्विन भी नहीं होगा और 0 केल्विन से कम भी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये टेम्परेचर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी इंट्रोपी चेंज बराबर आप क्या देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि dq बाई टी होता है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, entropy change of the system when heat is added will be positive. That means entropy change can be written as S2 minus S1 is equal to positive. So S2 minus S1 greater than 0. This means S2 minus S1 greater than 0. So we can write S2 greater than S1. What does it mean? S2 greater than S1. What does it mean, my dear? It means that entropy of the system increases. S2 is greater than S1. S1 is initial entropy. S2 is final entropy. And here we see that S2 is greater than S1. This means that entropy of the system increases when heat is added in the reversible process. Okay? So हमारा conclusion क्या है my dear? हमारा कंक्लूजन ये है कि अगर किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम में इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस
when heat is added to the system, when heat is added to the system, its entropy increases. Its entropy increases. ओके, अब देखिए, आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी सोच सकते हैं माय डियर फ्रेंड, हीट ऐड हो रहा है, तो हीट ऐड होने से क्या होगा, जो वहां मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिसऑर्डर हो जाएंगे, और जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये था फर्स्ट केस रिवर्सिबल प्रोसेस में व्हेन हीट इज एडेड देन सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज। बात समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग यहाँ पर केस टू के बारे में बात करेंगे। केस टू, when heat is rejected from the system, heat rejection। अब देखिए, आप सिंपल लैंग्वेज में यदि सोचते हैं तो आप बोल सकते हैं कि जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा, हीट रिजेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स अब मॉलिक्यूल्स के पास कम हीट है ना, हीट रिजेक्ट हुआ है तो कम हीट होगा, यानी उसके पास हीट एनर्जी कम है, दैट मीन्स उसका डिसऑर्डरनेस थोड़ा सा घट जाएगा, अब वो कम डिसऑर्डर होगा, इसका मतलब यह है कि उसका एंट्रोपी डिक्रीज हो चुका है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं कि हीट रिजेक्शन में कैसे सिस्टम का एंट्रोपी घटेगा। ओके, जो हमारा केस है वो क्या चल रहा है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में चल रहा है, दैट मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस में जब हीट रिजेक्ट होगा तो क्या होगा। तो आइए माय डियर, हम लोग जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू dq बाई टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हीट रिजेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स dq आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो dq निगेटिव होगा। और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर तो अभी मैंने आपको बताया कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, सो निगेटिव बाय पॉजिटिव क्या मिलेगा आपको, निगेटिव। सो you can write ds is equal to negative. Negative means entropy change of the system is less than 0. So S2 minus S1 is less than 0. So S2 is less than S1, that means final entropy of the system will be less than initial entropy of the system. So entropy decreases here. यानी कंक्लूजन क्या होगा माय डियर, कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन यही होगा आपका। सो इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस when heat is when heat is rejected from the system, when heat is rejected from the system, its entropy decreases। बात समझ में आ गया? तो हमने सेकेंड केस भी देख लिया कि यदि किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में, यदि किसी रिवर्सिबल सिस्टम में हम हीट को ऐड करते हैं तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, और यदि हीट को रिजेक्ट करते हैं तो उसका एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा। ये हमने यहाँ पर कंक्लूजन देख लिया। ओके, अब हम लोग केस थ्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। केस थ्री, दैट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी आप सिंपली ये बोल सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी अब हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। एक बार हमने देखा हीट ऐड हुआ, एक बार हमने देखा हीट रिजेक्ट हुआ, अब हम देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, दैट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा, आइए देखते हैं। चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, सो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू dq by t। ओके,
हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देख रहे हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो ds इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू जीरो, देन S2 इज इक्वल टू S1। इसका क्या मतलब है? S2 इज इक्वल टू S1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सिस्टम का एंट्रोपी कांस्टेंट है। इनिशियल एंट्रोपी एंड फाइनल एंट्रोपी दोनों वैल्यूज आप सेम देख रहे हैं, that means entropy of the system remains constant। entropy of the system remains constant। और इसका क्या मतलब है? इंट्रोपी कांस्टेंट हो चुका है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक, जिस प्रोसेस के लिए इंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए उस प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस माय डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको किस केस में देखने को मिल रहा है? जिस केस में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहां तक आपने क्या सीखा? यहां तक आपने ये सीखा कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में यदि हीट ऐड हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, यदि हीट रिजेक्ट हुआ तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, और यदि एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो उस टाइम एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। और यही आपको याद रखना है। तो माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर नोट करके मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे आप। इन ए reversible process in a reversible process the system entropy can increase or decrease or remains constant depending upon heat transfer, depending upon heat transfer। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, और ये आपका एसएससी जेई एग्जाम में पूछा गया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रिवर्सल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ इंक्रीज हो सकता है। क्यों माय डियर? हीट ट्रांसफर पर डिपेंड कर रहा है। अगर हीट ऐड हुआ तो सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, अगर वहां पर हीट रिजेक्ट हो रहा होगा तो सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, और यदि हीट कांस्टेंट हो गया होगा, दैट मींस एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो वहां पर फिर एंट्रोपी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर पर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक। ओके, तो आइए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस is always आइसेंट्रोपिक। क्या इसका वाइस वर्सा हो सकता है? क्या आप इसको अपोजिट करके बोल सकते हैं, उल्टा करके? नहीं माय डियर, मतलब ये कि जितना रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा
वो सभी आइसेंट्रोपिक होगा। लेकिन क्या जितना भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आप देखेंगे, क्या वो सभी का सभी रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा? नहीं माय डियर, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आइए देखते हैं उसके बारे में हम लोग, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो न्यू हेडिंग इज एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर एन irreversible process, for an irreversible process। रिवर्सिबल के बारे में हमें जो पढ़ना था वो हमने देख लिया। अब हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। आइए देखते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। तो आपने क्या देखा था? ds ग्रेटर देन dq बाई टी, यही आपने देखा था फॉर इरिवर्सिबल। इसका ये मतलब हुआ, आप ध्यान से इसको देखिए, इसका ये मतलब हुआ माय डियर कि ds इस dq बाई टी से कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, कुछ अमाउंट से ज्यादा। जितना अमाउंट से ज्यादा है, अगर वो हम dq बाई टी में ऐड कर दें, तब तो दोनों बराबर हो जाएगा। तब तो दोनों बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ds का वैल्यू 10 मान लीजिए, dq बाई टी का वैल्यू 8 मान लीजिए। तो अगर इस 8 में हम कुछ ऐड कर दें, तब तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे माय डियर, यहाँ पर कुछ ऐड कर देंगे। आइए ऐड कीजिए। सो ds इज इक्वल टू dq बाई टी फॉर इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा s जनरेशन। देखिए माय डियर, यही है आपका एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर डेल्टा s generation is called entropy generation. It is called entropy generation or entropy production or entropy production। ओके, चलिए। और ये इंट्रोपी जनरेशन जो होता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है माय डियर। ये हमेशा क्या होगा? जीरो से ज्यादा होता है, ऑलवेज, हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। क्यों होगा अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो एंट्रोपी जनरेशन हमेशा जीरो से ज्यादा होता है। अब देखिए ये है क्या चीज, एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है। तो ये आपको नाम से ही लग रहा है कि ये इंट्रोपी जनरेशन है। दैट मींस ये इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण जनरेट होता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, कोई भी सिस्टम मान लीजिए अगर ज्यादा इरिवर्सिबल है, तो इसका मतलब है कि उसमें इंट्रोपी का प्रोडक्शन, इंट्रोपी का जनरेशन ज्यादा हुआ होगा। ओके, तो कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा इंटरनल इरिवर्सिबल है, ठीक है, वो हमें इसी के वैल्यू से पता चलेगा। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण ही आपका एंट्रोपी जनरेट होता है। ओके, इसीलिए ये वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होता है। जीरो से ज्यादा होने का मतलब ये है कि कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस आप देखेंगे तो वहां पर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आपको मिलेगा। और हो सकता है कि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी किसी केस में जीरो हो जाए। जब सिस्टम के अंदर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि यानी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। बात समझ में आ गया? तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण ही आपका कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस हो पाता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहां से देखते हैं। ds बराबर आपने क्या देखा? dq बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा s जनरेशन। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इरिवर्सल प्रोसेस में देख रहे हैं। तो यहां पर आप एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम
एक हम लोग नॉन एडियाबैटिक, लेट अस अज्यूम नॉन एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमने क्या किया है, एक नॉन एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हमने एज्यूम किया। तो नॉन एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होगा। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर इंट्रॉपी जनरेशन भी आएगा। सो entropy change for this system is equal to dq by t irreversible plus entropy generation, यही लिखेंगे आप। ओके, अब देखिए क्या ये पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, नॉन एडियाबैटिक है तो ये वैल्यू तो जीरो होगा नहीं, dq by t का वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वैल्यू -3 आ गया। लेट मान लीजिए कि dq by t का वैल्यू -3 आ गया, ऐसा तो हो सकता है। ओके, प्लस इंट्रॉपी जनरेशन, इंट्रॉपी जनरेशन के बारे में मैंने बताया कि ये वैल्यू पॉजिटिव होता है हमेशा, तो हो सकता है कि इस इंट्रॉपी जनरेशन का वैल्यू 3 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई ऐसा केस हो सकता है ना जी, जिसमें इंट्रॉपी जनरेशन और dq by t का वैल्यू सेम आ जाए, बस उसका साइन चेंज हो। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू हमें क्या मिल गया, जीरो। सो ds इज इक्वल टू जीरो। अब ds चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो चुका है माय डियर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है S2 इज इक्वल टू S1, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया। और जब एंट्रोपी कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आइसेंट्रोपी कहते हैं। यानी आपने क्या देखा यहां पर, आपने देखा कि अगर एक नॉन एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी अगर है तो भी आपका जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक हो सकता है। बात समझ में आ गया। यहां पर हमने क्या देखा था माय डियर, कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा वो हमेशा आइसेंट्रोपिक होता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि ऐसा इसका उल्टा नहीं होगा, वाइस वर्सा आप नहीं बोल सकते हैं। वाइस वर्सा बोलने का मतलब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि जितना आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, जितना भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा वो सभी का सभी रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो देखिए कुछ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नॉन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल भी होता है। बात समझ में आ रहा है, तो आप यहां से यही कंक्लूजन पॉइंट बोलेंगे, all reversible adiabatic processes are isentropic process, but all isentropic process need not to be reversible adiabatic process। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी isentropic process reversible adiabatic हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है माय डियर, आप इसको याद रखेंगे। देखिए, दो दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस is always isentropic, is always isentropic, but isentropic process, but isentropic process is not always reversible adiabatic, is not always reversible adiabatic। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही कंक्लूजन मुझे आपको दिखाना था। आई होप कि आपको ये कंक्लूजन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था माय डियर एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग
एडियाबैटिक प्रोसेस में दो केसेस देखने वाले हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो माय डियर फ्रेंड, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब देखिए, ये एडियाबैटिक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो वो प्रोसेस दो टाइप का हो सकता है। एक टाइप आपका वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो सकता है, या वो एडियाबैटिक प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है या इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ओके, अगर रिवर्सिबल हुआ तो इंट्रोपी चेंज क्या होगा, वो अभी कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा था। रिवर्सिबल के लिए इंट्रोपी चेंज आप कैसे निकालेंगे, ds बराबर dq बाई टी रिवर्सिबल। चूंकि यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो dq का वैल्यू 0 है माय डियर, तो 0 बाई टी यानी 0। सो इंट्रोपी चेंज ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, S2 इज इक्वल टू S1 यानी एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया माय डियर, तो ये हो गया आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये तो आपने देखा ही, ये तो आपने कुछ देर पहले देखा ही था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ओके, चलिए अब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में देखते हैं। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक तो है लेकिन इरिवर्सिबल है, हीट ट्रांसफर 0 है। ओके, तो इस केस में माय डियर फ्रेंड आप एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है, ds इज इक्वल टू dq बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा s जनरेशन। चूंकि एडियाबैटिक है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ओके, सो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। ओके, और आप जानते हैं कि एंट्रोपी जनरेशन ये वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होता है, तो ds का वैल्यू भी क्या होगा, 0 से ज्यादा। सो S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन 0, सो S2 इज ग्रेटर देन S1। तो आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा। अगर कोई इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, अगर कोई इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है माय डियर, तो उसके लिए एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गया। और यदि वही एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसके लिए एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। ओके, चलिए अब यहां पर आप देखेंगे हमने क्या देखा माय डियर फ्रेंड, वी नो दैट, ध्यान से आप देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वी नो दैट entropy change for a reversible process ds is equal to dq by t। okay, and entropy change for irreversible process is equal to dq by t irreversible plus डेल्टा s जनरेशन। यही आप पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर रिवर्सिबल में कुछ नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पर प्लस 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है वहां पर। अब इस दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए और अच्छे से सोचिए इसके बारे में। मैंने आपको बोला ही था कि ये जो एंट्रोपी जनरेशन होता है माय डियर फ्रेंड, दिस इज ड्यू टू internal irreversibility of the system, internal irreversibility of the system। अब आप देखिए, यानी आप क्या देख रहे हैं
आप देख रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माय डियर फ्रेंड एंट्रोपी जनरेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो है ना जी। अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है तो वहां तो एंट्रोपी जनरेट ही नहीं करेगा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी तो वहां पर होगा नहीं। ओके, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लेकिन जैसे ही आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल होना शुरू हुआ, जैसे ही प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होना शुरू हुआ, तो कैसे वो इरिवर्सिबल होना शुरू होगा? तो जैसे ही ये जीरो वैल्यूज इंक्रीज होना शुरू करेगा, जब जीरो हो जाएगा तब तो रिवर्सिबल है। अगर एंट्रोपी जनरेशन जीरो है तब तो वो इरिवर्सिबल, सॉरी, तब तो वो रिवर्सिबल है। लेकिन एंट्रोपी जनरेशन जैसे ही इंक्रीज करना शुरू करेगा, जीरो से मान लीजिए 0.1 हो जाए, जैसे ही एंट्रोपी जनरेशन 0.1 हो गया, आप क्या बोलेंगे कि सर अब वो रिवर्सिबल नहीं रहा, अब वो इरिवर्सिबल हो गया। ओके, फिर इंक्रीज करके एंट्रोपी जनरेशन 0.5 हो गया, इरिवर्सिबल है। ओके, फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए एंट्रोपी जनरेशन, फिर 3 हो जाए, तो आप क्या देख रहे हैं, इन केसेस में आप देख रहे हैं कि एंट्रोपी जनरेशन इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपका प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल हो रहा है। जब एंट्रोपी जनरेशन 0.1 है तो उस टाइम सिस्टम आपका कम इरिवर्सिबल है। जब एंट्रोपी जनरेशन 0.5 हुआ तो सिस्टम अब थोड़ा सा ज्यादा इरिवर्सिबल होगा। तो जैसे जैसे आपका एंट्रोपी जनरेशन इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे एंट्रोपी जनरेशन इंक्रीज करेगा, आपका प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल होता जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आप यहां पर क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड? डेल्टा एस जनरेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, irreversibility of the process, irreversibility of process क्या होगा माय डियर? ये भी इंक्रीज करते जाएगा। इसका मतलब ये है माय डियर, डेल्टा एस जनरेशन is directly proportional to irreversibility of the system, irreversibility of system। बात समझ में आ गया? जिस सिस्टम का माय डियर फ्रेंड एंट्रोपी जनरेशन ज्यादा होगा, जहां पर ज्यादा इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी काम कर रहा है, सिस्टम के अंदर ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी काम कर रहा है, तो वो तो ज्यादा इरिवर्सिबल होगा ना जी, उसके लिए एंट्रोपी जनरेशन ज्यादा हो चुका है। बात समझ में आ गया? ओके, तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जैसे ही एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू जीरो होगा, दैट मींस सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का इंटरनल रिवर्सिबिलिटी काम नहीं कर रहा है, तो हम सिस्टम को क्या बोल देंगे? रिवर्सिबल सिस्टम बोल देंगे। बात समझ में आ गया? ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं आपको दो इरिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रहा हूं। एक आपका ये प्रोसेस, एक आपका ये प्रोसेस, दिस इज ए, दिस इज बी। दोनों का देखिए एंड पॉइंट सेम है। ओके, दोनों को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, दैट मींस ये दोनों प्रोसेस कैसा है? तो ये दोनों प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये दोनों ही प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, देखिए दोनों इरिवर्सिबल है तो हो सकता है कि कोई एक ज्यादा इरिवर्सिबल होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ए प्रोसेस, a process is more irreversible, is more irreversible than B process। हम लोग क्या मान रहे हैं? हम लोग मान रहे हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए कि A प्रोसेस B से ज्यादा इरिवर्सिबल है। तो आप यहां से क्या बोलेंगे माय डियर? ध्यान से देखिए, आपने क्या एज्यूम किया है? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस A
process A is greater than irreversibility of process B। आपने यही एज्यूम किया है ना, irreversibility of process B। ओके, और अभी अभी मैंने आपको बताया जो प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल होगा उसका एंट्रोपी जनरेशन ज्यादा होगा। यहाँ पर ए प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल है, इसका मतलब है कि ए प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन ए प्रोसेस के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंट्रोपी जनरेशन फॉर प्रोसेस बी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, एंट्रोपी जनरेशन के बारे में आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है कि एंट्रोपी जनरेशन फॉर प्रोसेस ए इज ग्रेटर देन एंट्रोपी जनरेशन फॉर प्रोसेस बी। अब देखिए इस दोनों प्रोसेस का एंड पॉइंट तो सेम है, इस दोनों प्रोसेस का एंड पॉइंट तो सेम है, लेकिन एंट्रोपी जनरेशन दोनों प्रोसेस के लिए अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि क्या ये एंट्रोपी जनरेशन पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है? नहीं माय डियर, अगर एंट्रोपी जनरेशन पॉइंट पर डिपेंड कर रहा होता तो दोनों ही प्रोसेस का एंड पॉइंट सेम है तो वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए था, बट यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि एंट्रोपी जनरेशन पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। दोनों का पाथ अलग अलग है तो इसीलिए दोनों का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। यानी एंट्रोपी जनरेशन माय डियर फ्रेंड पाथ फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। ओके ओके, एंट्रोपी के बारे में आपने क्या पढ़ा था? एंट्रोपी के बारे में आपने पढ़ा था कि एंट्रोपी क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। लेकिन एंट्रोपी जनरेशन क्या है? ये प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्या होता है? पॉइंट फंक्शन। बट ये पॉइंट फंक्शन कहाँ है जी? तो एंट्रोपी जनरेशन आपका पॉइंट फंक्शन नहीं होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। बात समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे देखिए, सो entropy generation is a path function, is a path function। तो यहां पर आप पॉइंट लिखिए, पॉइंट क्या लिखिएगा? दो entropy is a property, entropy is a property but entropy generation is not a property, entropy generation is not a property, it is a path function, it is a path function। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था जो पाथ फंक्शन होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, सो इट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। अब एक चीज बताइए, अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अभी तक हमने पाथ फंक्शन कौन कौन सा पढ़ा? तो अभी तक हमने पाथ फंक्शन तीन देखा है, अभी तक तीन पाथ फंक्शन हमने देखा है। फर्स्ट इज, फर्स्ट इज माय डियर फ्रेंड हीट ट्रांसफर, फिर हमने वर्क ट्रांसफर, और फिर हमने अभी यहाँ पर क्या देखा? एंट्रोपी जनरेशन। तो आप इसको या तो डेल्टा के टर्म में लिखिए या आप सिंपली डी लिखकर उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये तीनों पाथ फंक्शन है, ये हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, तो याद रखना है कि एंट्रोपी प्रॉपर्टी है लेकिन एंट्रोपी जनरेशन प्रॉपर्टी नहीं है माय डियर फ्रेंड। बात समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज के सेशन में हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोग यहाँ से बात करना शुरू किए थे कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसका एंट्रोपी चेंज कैसे हम निकालेंगे, क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर पर।
अगर सिस्टम में हीट ऐड हो रहा होगा तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कंक्लूजन बताया कि टेम्परेचर अगर केल्विन में है तो वो 0 केल्विन नहीं हो सकता है और 0 केल्विन से कम भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि अगर वो 0 केल्विन के बराबर हुआ, टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हुआ तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायोलेशन हो जाएगा। और यदि टेम्परेचर निगेटिव हो जाता है तो उस टाइम भी वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी आपने देखा कि 100% से ज्यादा हो गया। बेचारा केल्विन प्लैंक साहब ने बोला कि 100% नहीं हो सकता है और यहाँ तो 100 से ज्यादा हो रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर इन केल्विन विल ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आ गया? फिर हमने केस 2 में देखा हीट रिजेक्शन। उसमें आपने क्या देखा कि सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा। फिर लास्ट में हमने देखा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। उसमें आपने देखा कि सिस्टम का एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, इसीलिए उसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोला गया। लेकिन सभी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं होता है। जो प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा वो आइसेंट्रोपिक सभी प्रोसेस होगा। लेकिन जितना आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो सभी का सभी रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, मैंने आपको प्रूफ करके बताया है कि अगर कोई भी आपका नॉन एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो उसका भी एंट्रोपी कांस्टेंट हो सकता है, वो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि इरिवर्सल प्रोसेस के केस में आप एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एंट्रोपी जनरेशन को ऐड कर देंगे तो फिर आपका आ जाएगा। और एंट्रोपी जनरेशन क्या है? तो ये आपका इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण ये एंट्रोपी जनरेट होता है सिस्टम के अंदर। बात समझ में आ गया? ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था। देखिए, जीरो अगर हो गया, आप खुद सोचिए ना जी, अगर जीरो हो गया तब तो रिवर्सिबल हो गया। और फिर जब जीरो से बढ़ेगा ये, तब वो इरिवर्सिबल होते जाता है। यानी एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू जीरो से जब बढ़ना शुरू होगा तो एंट्रोपी जनरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। वही मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ओके, चलिए। फिर हमने देखा एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। एडियाबैटिक प्रोसेस दो टाइप का हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो रिवर्सिबल के केस में तो आपने देखा ही था कि आइसेंट्रोपिक हो। लेकिन अगर वही एडियाबैटिक प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो जाए तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा? तो आपने देखा कि उसका एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, फिर लास्ट में हमने यहाँ पर देखा कि एंट्रोपी जनरेशन का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इरिवर्सिबिलिटी का। जिस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज आपका जीरो से ज्यादा होगा, जैसे जैसे ज्यादा होते जाएगा तो उसका रिवर्सिबिलिटी भी ज्यादा होते जाएगा। और फिर लास्ट में आपने यहाँ पर क्या देखा कि एंट्रोपी जनरेशन आपका पाथ फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी नहीं होता है माय डियर। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, आई होप कि आपने ये सेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा। हम लोग काफी डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, मैं कोई भी चीज अभी तक आप यहाँ पर स्किप नहीं किया हुआ हूँ। ठीक है, हम लोग पूरा बेसिक से देख रहे हैं। और एंट्रोपी में भी मैं आपको पूरा बेसिक से सभी चीजों को कवर करते आगे बढ़ूंगा। और फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे। एंट्रोपी में जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका एंट्रोपी में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आप वो आसानी से बना पाए। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, बाय बाय।